हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद डीके सर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, जिसका जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पिक्चर के माध्यम से और एनिमेशन के माध्यम से इसे समझेंगे। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के बारे में, कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, कोशिका की संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था और आज आपका कोशिका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इसके बाद से आपको कभी कोशिका चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तेरा सभी कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती हैं। जो हर एक कोशिका है वो क्या अपने आप को खुद डिवाइड करके बहुत सी नई कोशिकाएँ बनाती है। इसे कोशिका डिवीजन कहते हैं। तो जैसे ये एक कोशिका हो गई, एक सेल हो गई, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जो आपको येलो ब्लू कलर से दिख रहा है। ये धीरे धीरे देखो इलोंगेट हुआ है, उसके बाद से और इलोंगेट हुआ है और दो सेल में डिवाइड हुआ। फिर यहाँ से पूरी तरीके से दोनों सेल अलग अलग बन गई हैं। इनका अपना एक एक न्यूक्लियस भी है। तो एक ही सेल थी, एक ही न्यूक्लियस था। धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद से यही एक सेल दो सेल में और दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाती है। तो इसी को कहते हैं सेल डिवीज़न। अब ये सेल डिवीज़न ज़रूरी क्यों होता है? ये ज़रूरी होता है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा अच्छे से और रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपकी लाइफ प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए सेल का डिवीज़न होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस सेल डिवीज़न के बारे में सबसे पहले 1855 ईस्वी में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था विर्चो, रॉबर्ट विर्चो नाम था इनका। तो ये विर्चो साइंटिस्ट ने बताया था सबसे पहले सेल डिवीज़न के बारे में। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा दिया गया? तो बताओगे विर्चो के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने बताया था नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। जैसे ये हो गई हमारी पेरेंट सेल, जिसे हिंदी में मात्र कोशिका कहेंगे। इसी पेरेंट सेल से डिवीजन के बाद डॉटर सेल का निर्माण होता है, जिन्हें आप संतति कोशिका कह सकते हैं, क्योंकि ये इस सेल की क्या है? संतानें, इसलिए इसको संतति कोशिका कहेंगे हिंदी में। तो पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कोशिका विभाजन है ये 3 प्रकार से होता है। पहला असूत्री विभाजन, इंग्लिश में कहेंगे एमाइटोसिस। समसूत्री विभाजन कहेंगे माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन इसे कहेंगे मियोसिस। अब ये जो असूत्री विभाजन है ये होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। नंबर 2 है सूत्री विभाजन, या इसी को कहें समसूत्री विभाजन, ये होता है कायिक कोशिकाओं में। और नंबर 3 है अर्धसूत्री विभाजन, ये होता है जनन कोशिकाओं में, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। अब हम एक एक के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं दोस्तों। असूत्री विभाजन से कहते हैं एमाइटोसिस डिवीजन। यह विभाजन हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक में होता है, और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? ये अविकसित होते हैं। जैसे आपके जीवाणु हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, अमीबा, प्रोटोजोआ। तो यह डिवीजन असूत्री डिवीजन पूछा जाता है किसमें होता है? बताओगे बैक्टीरिया में होता है। नील हरित शैवाल को कहेंगे इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गा, और अमीबा में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा 2 भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर एक सेल है, एक न्यूक्लियस से धीरे धीरे डिवीजन होने के बाद में एक अलग सेल, 2 अलग सेल बन गई और दोनों का अपना अपना एक न्यूक्लियस हो जाता है। अब हम देखेंगे समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं इंग्लिश में। तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के एक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाल्थर फ्लेमिंग। इन्होंने 1879 ईस्वी में देखा था, और इन्हीं वाल्थर फ्लेमिंग ने ही 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था, समसूत्री नाम दिया था। यह विभाजन हमने पढ़ा था अभी, कायिक कोशिका में होता है, मतलब कायिक कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सोमैटिक सेल। तो पूछा जाए अगर समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो बताओगे सोमैटिक सेल में होता है। इसका मेन काम होता है कहीं चोट लग जाए तो घाव को भरना, या फिर कटे फटे अंगों की मरम्मत करना। जो भी घाव हो जाते हैं हमारी बॉडी में,
तो वो घाव कैसे भर जाते हैं धीरे धीरे करके, वो सेल डिवीजन के द्वारा ही भरते हैं। तो घाव को भरने में आपका समसूत्री विभाजन के द्वारा सेल डिवाइड करती हैं, उसके द्वारा आपके जो घाव होते हैं, कटे फटे अंग होते हैं, उनकी मरम्मत हो जाती है। इस प्रक्रिया में जो पेरेंट सेल होती है वो 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है और प्रत्येक डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या जो पेरेंट सेल में उपस्थित गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या के बराबर होती है। जैसा कि आप ये हो गई आपकी पेरेंट सेल मात्र कोशिका, इसी कोशिका से 2 डॉटर सेल का निर्माण हुआ है। इसमें भी 46 गुणसूत्र थे और इसमें भी 46 गुणसूत्र हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे ये जो समसूत्री विभाजन है ये भी 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहली अंतरावस्था जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेस, दूसरी है सूत्रीय अवस्था जिसे कहेंगे माइटोसिस फेज। तो जो अंतरावस्था है इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और सबसे बड़ी अवस्था होती है क्योंकि 95% समय इसमें लगता है इसको होने में। लेकिन जो सूत्रीय अवस्था है इसमें जो पहले होता है, एक तो होता है केंद्रक विभाजन मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और दूसरा होता है जो आपकी सेल डिवाइड करती है। तो न्यूक्लियस डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ये टर्म याद रखेंगे। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, और जो सेल डिवाइड करेगा इसे कहेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड जब करता है तो होता है प्रोफेज। 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी याद रखना है आपको। पहले होता है न्यूक्लियस डिवीजन में प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और जब सेल डिवाइड करती है तो उसमें साइटोकिनेसिस में हमने अभी पढ़ लिया है कि पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसा ये आपको प्रोफेज इस वाली स्टेज दिख रही, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। अभी हम चारों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे किसमें क्या होता है। तो हमने कहा कि जो आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसे कहेंगे कैरियोकाइनेसिस इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे केंद्रक विभाजन। मतलब ये एक सेल थी, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस था। ये जो है डिवीजन के बाद में ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बन गए आपके, 2, एक ये न्यूक्लियस एक ये न्यूक्लियस, सेल एक ही है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, कोशिका विभाजन में क्या होता है, हमने कहा कोशिका डिवाइड करेगी, तो कोशिका डिवाइड करेगी तो ये कोशिका के अंदर में क्या थे, 2 न्यूक्लियस थे, और यहाँ पे ये डिवाइड होकर के, ये सेल डिवाइड होकर के एक ये सेल बन गई, एक ये सेल हो गई, और हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है। और हमने क्या कहा, केंद्रक विभाजन में होंगे 4 चरण, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहले देखेंगे प्रोफेज। इसमें क्या होता है, कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है, मतलब स्टार्टिंग यहीं से होती है सेल डिवीजन की। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं झुंड में दिखाई देते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों आप। ये जो भी क्रोमोसोम है देखो झुंड में दिखाई दे रहे हैं, और झुंड में जब दिखाई देंगे तो हम इनको काउंट नहीं कर पाएंगे, गिनने में आसानी नहीं होगी, मतलब गिन नहीं पाएंगे। इसमें तारक काय जो होते हैं सेंट्रोसोम, ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ध्रुव हो गए ये वाला पोल, ठीक है, तो ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। उसके बाद से अगली स्टेज देखते हैं, देखेंगे मेटाफेज। इस अवस्था में जो क्रोमोसोम है ये मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाए, जैसे कि आपको इस वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। ये जो क्रोमोसोम एक लाइन में इकट्ठे हो गए हैं, और लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए हम इनको आसानी से गिन सकते हैं, और अध्ययन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें तारक काय जो होते हैं सेंट्रोसोम, ये दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो होंगे आपके तारक काय, ये दोनों केंद्रों पे पहुंच जाएंगे, दोनों ध्रुवों पे पहुंच जाएंगे। और तथा तारक काय से तरकु तंतु मीन्स स्पिंडल फाइबर निकल आते हैं। ये जो आप ब्लैक ब्लैक से दिख रही हैं, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली स्टेज के बारे में। अब हम देखेंगे एनाफेज। तो एनाफेज आपकी ये तीसरी स्टेज होती है, और इसमें क्या होता है, तरकु तंतु जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। ये जो भी क्रोमोसोम हमारी लाइन में यहाँ पर थे मेटाफेज में, इनको जो है जो स्पिंडल फाइबर्स थे यहाँ पर दोनों पोल की तरफ, ये जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम को जो है स्पिंडल फाइबर अपने आप तरफ खींचते हैं, बस इतना ही होता है। अब हम देखेंगे जो अगली लास्ट स्टेज बची है हमारी, जिसे बोलते हैं टीलोफेज। तो इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। देखो यहाँ से ये गए थे इधर एनाफेज में, अब यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और ये अलग अलग 2 सेल्स का फॉर्मेशन लास्ट में हो जाता है।
गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ये केंद्रक झिल्ली हो गई आपकी बाहर, जो आपको बाहरी हिस्सा दिख रहा है। एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका में 2 केंद्रक बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सेल डिवीजन की चारों स्टेज जो भी थी आपकी, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था, वो खत्म हो गई। अब हम देखेंगे जो सेल डिवाइड करती है उसके बारे में। कोशिका का विभाजन इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य 2 भागों में बंट जाता है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। हमने देखा यहाँ तक न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था, एक न्यूक्लियस में, एक सेल में 2 न्यूक्लियस हुआ करते थे। अब यही जो न्यूक्लियस हैं ये फर्दर अलग अलग सेल बनाएंगे, बस इतना ही होता है। ये आपकी ये वाला हो गया टीलोफेज वाली स्टेज, ये आपको दिख रही है, और यही फर्दर एक कंप्लीट सेल में डिवाइड हो जाता है। ये एक सेल बन गई और एक दूसरी सेल बन गई। यहाँ तक हुआ है जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, यहाँ तक न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, उसके बाद से ये सेल का डिवीजन हुआ है। ये अलग सेल बन गई, ये अलग सेल बन गई। अब हम देखेंगे मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। फार्मर तथा मूरे ये 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं। इन्होंने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले किसने की थी पूछा जाए तो वीज़मैन ने की थी, लेकिन सबसे पहले इसका विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया था। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज वीज़मैन ने की थी, बट सबसे विस्तृत अध्ययन पूछा जाएगा तो कहोगे स्ट्रासबर्गर ने किया था 1888 ईस्वी में। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाएं, जनन कोशिका क्या होती है हमारी, स्पर्म और ओवम होती है। हिंदी में स्पर्म गुणसूत्र बोलते हैं, और ये हो गया आपके ओवम, अंडाणु बोलते हैं, इसमें होता है। इसमें पुत्री कोशिका मतलब डॉटर सेल जो होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका मीन्स मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिका मीन्स डॉटर सेल का निर्माण होता है, लाइक दिस। ये देखो यहाँ पर 2n स्टेज थी पेरेंट सेल, और यही पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुई, और हर डॉटर सेल अलग अलग सेल में डिवाइड हुई। तो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गई, और हर एक डॉटर सेल से 2 सेल का फर्दर 2 डॉटर सेल का निर्माण हुआ है। तो ये फाइनली 4 बार डिवीजन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम देखेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें भी मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, लेप्टोटीन होती हैं, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और मियोसिस 2 में क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है, जिसमें एक जनन कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से देखेंगे लेप्टोटीन। इस अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं, उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहा जाता है। क्रोमोनीमेटा आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गई स्पेलिंग क्रोमोनीमेटा इंग्लिश में। तो गुणसूत्र क्या है, ये देखो गुणसूत्र दिख रहे हैं आपको, ये उलझे हुए हैं, पतले धागों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, ये धागे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही क्रोमोनीमेटा कहा जाता है। जो कलरफुल धागे दिख रहे हैं आपको ये। अब हम देखेंगे जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या, समजात गुणसूत्र मीन्स एक ही समान जो गुणसूत्र होते हैं ये अपने जोड़े बना लेते हैं, जिसे साइनेप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइनेप्सिस। जैसे ये आपके पिंक कलर से दिख रहे हैं ये, तो इन्होंने क्या किया, एक ये देखो फर्दर इसमें जुड़ गए हैं, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर से दिख रहे थे ये अलग जुड़ गए हैं। तो ये क्या युग्म बना लिया है इन्होंने, जोड़ा बना लिया है, एक पेयर बना लिया है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइनेप्सिस। हिंदी में साइनेप्सिस पढ़ेंगे लिखेंगे, पर इंग्लिश में साइनेप्सिस बोलते हैं। अब हम देखेंगे पैकाइटीन। गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है जब ये जोड़े बना लेते हैं और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है, तो इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय को क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्र जो होते हैं हमें आनुवांशिक सामग्री का विनिमय होता है, जिससे आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। तो ये देखो एक आपस में मिल गए सजातीय गुणसूत्र, और इनमें अब आपसी जो इनका जो भी होगा आनुवांशिक मटेरियल मतलब DNA RNA वगैरह होगा, उसी का विनिमय होगा। उसी में विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है, ये आपस में मिल जाते हैं।
जिससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। अब हम देखेंगे डिप्लोटीन के बारे में। तो इसमें क्या समजात गुणसूत्र अलग होने लग जाते हैं। ये देखो गुणसूत्र थे यहाँ पे एक जैसे, जो गुणसूत्र थे ये क्या होने लगे हैं, यहाँ पे अलग होने लगे हैं। इसमें डाइकाइनेसिस में क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और तथा तर्कुतंत्र मीन्स स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं, इसे डाइकाइनेसिस कहते हैं। और यहाँ पे समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं इसे डिप्लोटीन स्टेज में। अब देख लेते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है, ये देख लेते हैं। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं बट यहाँ पे एक साथ देख लेते हैं क्या क्या अंतर होते हैं। तो समसूत्री विभाजन कायिक मीन्स सोमेटिक सेल में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, जैसा कि स्पर्म और ओवम में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है बट अर्धसूत्री विभाजन में ज़्यादा समय लगता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो रही थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका 4 कोशिकाओं में डिवाइड हो रही थी। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रही थी, हर डॉटर सेल अपनी अपनी 2-2 डॉटर सेल बना रही थी, 4 कोशिकाओं में का निर्माण हो रहा था। नंबर 4, संतति कोशिकाओं में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। आनुवंशिक रूप से मतलब वो अपने पेरेंट सेल के समान ही होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। या अपने पेरेंट से क्या है, कुछ डिफरेंट होंगे। बट समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता, लगभग अपने पेरेंट के जैसे ही सेल्स होती हैं। नंबर 5 है समसूत्री विभाजन। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 ही डॉटर सेल का निर्माण होता है, इसलिए ज़्यादा विविधता नहीं पाई जाती। लेकिन इसमें क्या है, 4 सेल का निर्माण होता है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा और इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपका कोशिका चैप्टर होता है कंप्लीट। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है। डीके ऑफिशियल्स नाम के टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।